हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं ब्लॉग नहीं दे पाई। बीच में मैं लाइव पे आई थी और पता नहीं वो कैसे हो गया। वो होटल का मतलब वो मैंने जब अपलोड करने गई वो लाइव जो वीडियो था वो मेरे को नहीं मिला। पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो मैं सोचा क्यों ना, काफ़ी टाइम हो गया, इसी बीच काफ़ी कुछ हो गया। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ, ब्लॉग बना दूँ उसमें। तो ब्लॉग तो नहीं बोलूँगी, वीडियो है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग वगैरह काफ़ी कुछ छोटे छोटे क्लिप लिया है, लेकिन उसको एडिट करके अपलोड करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। और सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो बात है एक्चुअली आप सभी को पता है, मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर जी, उनको कैंसर हुआ था और हम बीच में गए थे, वापस आए थे, वो ब्लॉग में मैंने बताया था। और फिर उसी 1 वीक के अंदर ही फिर से कॉल आया कि वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। मतलब वो ना मेडिसिन ना खाना कुछ नहीं ले रहे हैं। वो हमें लास्ट मोमेंट में पता चला, और जैसे पता चला हम लोग निकल गए। जिस सिचुएशन में थे, जैसे थे वैसे ही निकल गए। आयांस का एग्ज़ाम चल रहा था उस दिन, इंग्लिश पेपर था, और मेरी ननद की फ़ोन आया फिर कि ऐसा ऐसा है। हस्बैंड घर पे नहीं थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ। वो बोले थे क्या हो गया, क्योंकि मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। बाहर को चाहे मैं कितना सख्त दिखाऊँ, अंदर से मेरे अंदर का जो दिल है ना काफ़ी सॉफ्ट है, और मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। और मैं फैमिली, मतलब मैं सोचती हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सामने वाला मेरे को समझे ना समझे, वो उनकी परेशानी, लेकिन मेरे पास जो दिल है, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा सेंस मेरे को ये कह रहा है फैमिली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कोई सामने वाला अगर गलती करता है तो करने दो, लेकिन मुसीबत में हमेशा खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, अच्छे के लिए तो हर कोई आ जाता है, लेकिन मुसीबत में कोई नहीं आता। और मैं हमेशा सबकी मुसीबत, मुश्किल के टाइम में मैं प्रेजेंट रहूँगी, चाहे वो मेरे दुश्मन क्यों ना हो। तो ये तो मेरे खुद के ससुर थे, तो उनकी तबीयत ख़राब था। फिर हम जैसे तैसे, फिर हस्बैंड ने बोला कि क्या हो गया। मैंने कहा पापा मतलब मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं ले रहे और सब होपलेस हो रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। फिर वो आ गए, आयांस को लेने गए। स्कूल से जैसे आए उसी टाइम में जितना टाइम लिया बस उतना, फिर हम तुरंत बस टिकट देखने लग गए। और टिकट में पता है, जब मुसीबत आता है चारों तरफ से आता है। और उस टाइम भी मेरे हस्बैंड थोड़े जॉब के टेंशन में थे, और उसी टाइम ही जाना था, और हमें कहीं टिकट नहीं मिल रहा था, ना ट्रेन का ना फ्लाइट का, कुछ भी नहीं। फ्लाइट का जो था वो अगले दिन का था, सुबह का। उस दिन जो था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कोई भी टिकट। और हम तीनों थे, और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था जब हम जा रहे हैं तबीयत इतना ख़राब है तो शायद रहना पड़ेगा, इसलिए हमारे लगेज भी मैंने जितना हो सका 1-2 बैग पूरा भर लिया। एक बैग तो पूरा भर लिया था, एक ट्रॉली बैग। फिर जैसे देखा कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। जैसे तैसे फिर हम सोचे क्यों ना हम यहाँ से हैदराबाद जाए, फिर हैदराबाद से उड़ीसा जाए। ऐसे भी हमने देखा, पॉसिबल नहीं हो रहा था। मुंबई से मिल रहा था टिकट, लेकिन पुणे से कुछ नहीं मिल रहा था। पता है कितना दुख की बात है, और वो भी कम में। और यहाँ प्रीमियम तत्काल में हमने देखा, जो मिला दुगना तीन गुना जो भी। फिर हम सोचे नहीं उस टाइम। ये था, मेरे को लग रहा था कम से कम मेरे हस्बैंड उनके पापा को एक बार देख ले, क्योंकि सब ने बोल दिया था लास्ट टाइम में गंगा जल दे दिए थे सब ने उनको।
और जब इतना कुछ हो गया, कम से कम हमें 2-4 दिन पहले, जब आपको लग रहा है कि ऐसे हो रहे तो 2 दिन पहले भी बता देते, हम पहुंच जाते। और हमारे हाथ में कम से कम टाइम तो होता। तो लास्ट डे बताए और जिस दिन बताए उसी दिन ही हम लोग निकल गए और जाके स्टेशन में रुके। लेकिन ट्रेन तो अपने टाइम में आएगा ना, हमारे टाइम पे तो नहीं आएगा। तो अगले दिन का फ्लाइट था, इसलिए मैंने कहा, अगले दिन तक मेरे हस्बैंड में भी पेशेंस नहीं था, मेरे को भी नहीं था। तो हमने कहा जो भी ट्रेन में आज का मिल रहा है तो कम से कम आज ही निकल जाए, कम से कम कल तक तो आधा रास्ता हम निकल जाएंगे। तो ये करके हम स्टेशन गए और स्टेशन ट्रेन अपने टाइम में आएगा, लेकिन हम परेशान हो रहे थे कि ट्रेन कब आएगा करके। फिर वो आया, हम बस एक स्टेशन गया, दूसरा गया, थर्ड स्टॉप में हमें कॉल आया कि ट्रेन में बैठे हुए सिर्फ आधा घंटा से पौना घंटा है, उसी के बीच हमें कॉल आया कि अब नहीं रहे। आधा घंटा पौना घंटा नहीं होगा, 1-1.5 घंटा होगा, ठीक है, हाँ। तो अब नहीं रहे। ऐसा लगा ना जैसे पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई, सब खत्म होने, मतलब फ़ोन था और मेरा आंसू ऐसे बह रहा था। पूरे ट्रेन में लोग मेरे को देख रहे थे कि क्या हो गया। अभी तो लेडीज़ बैठी थी नॉर्मल होके अचानक, लेकिन हम दोनों मायूस थे, हमारा मूड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन नॉर्मल थे हम लोग। लेकिन अचानक से आंसू आंसू टपकने लग गया। हस्बैंड पूरा मुंह ऐसे दबा के रो रहे थे जैसे मानो लेडीज़ रोते हैं। फिर मैं उनको संभालूँ, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया, उनको संभालने लग गई। आयांश 2 घंटे 3 घंटे के लिए एकदम ऐसा हो गया शांत, ना वो हमें खाने को मांग रहा था ना पीने को मांग रहा था। ट्रेन में ऐसे ही बैठा था, वो देख रहा था माँ बाप दोनों रो रहे, तो वो क्या करे, तो वो भी शांत हो गया। और फिर सब पूछने लगे क्या हो गया क्या हो गया। कुछ टाइम बाद नॉर्मल होने के बाद हमने बताया अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कोई नहीं, एज भी हो गया है और हम आए हैं एक दिन, तो एक ना एक दिन तो जाना है। लेकिन एज हुआ है 83 या 84 था उनको, 83 है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग थे ना, हम उनके सामने कुछ नहीं। अभी लास्ट मोमेंट तक वो साइकिलिंग कर रहे थे। जब उनका डिटेक्ट हुआ, एम्स में आप एडमिशन हुए, तब उसके बाद वो कमज़ोर हो गए। उससे पहले वो खुद ही साइकिलिंग कर रहे थे। हर रोज़ वो मॉर्निंग में जाएंगे मार्केट, सब्जी मार्केट, वो सब्जी लेके खुद ही आएंगे, ग्रोसरी खुद लाएंगे, साइकिल से जाएंगे। साइकिलिंग करके वो अपने हेल्थ को पूरा मेंटेन रखते थे। खाना पीना उनका बिल्कुल टाइमिंग में हो रहा था, तो इसलिए वो फिट एंड फाइन थे। लेकिन वो दिमाग से ना क्या होता है ना, दिमाग से किसी को मिस कर रहे थे ज़्यादा, और वो थे मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। बहुत ज़्यादा मिस करते थे वो। और लास्ट टाइम में भी हस्बैंड ने नहीं देख पाए। हम ट्रेन में बैठे थे और हमें कोई नहीं ये भी नहीं बोला कि मतलब जो सब कुछ फॉर्मेलिटी हो रहा था। छोड़ो उस बात को, चलो उसको बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो हुआ जैसे भी हुआ, उनके सारा काम जो होता है ना, 12वीं तक हमारे वहाँ मानते हैं उड़ीसा में, वो सारा हुआ। फिर हम वापस आए और उसी बीच मेरे हस्बैंड का जॉब भी जा चुका था। हम काफ़ी प्रेशर में थे। मैंने बोला था ना, जॉब में काफ़ी टेंशन था, काफ़ी कुछ चला था। फिर हस्बैंड ने रिजाइन मार दिया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी जॉब नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है। तो हम आए वहाँ पे। आपको पता है कोई गुजर जाता है तो खर्चा, जाना आना, वहाँ पे जो रिश्तेदार, उन सब का खाना पीना, वो बहुत कुछ प्रोसेस होता है उसमें। पूरा 12 दिन तक वो प्रोसेस रहता है। कहते हैं ना 10 शादी आप उठा दोगे, मतलब 10 शादी आप हैंडल कर लोगे, लेकिन एक जो शुद्धि क्रिया होता है ना, वो हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और हस्बैंड छोटे थे, इनके बड़े भाई भी हैं, तो जिम्मेदारी तो बेटे पे ही आता है। तो जाहिर सी बात है
फिर हम आए पुणे और यहाँ आके और एक मुसीबत आ गया और घर शिफ्टिंग का। हम पहले 1 मंथ पहले बता देते, हमें नहीं पता था कि इसी बीच ऐसे कुछ इतना कुछ हो जाएगा। तो हमने ओनर को बोल दिया था हमें घर छोड़ना है, क्योंकि हस्बैंड को दिल्ली जाना था, मैंने बताया था एक वीडियो में। इसलिए हम एक और घर सिम में शिफ्ट होने वाले थे, क्योंकि और हमने कोई घर नहीं देखा था, क्योंकि घर 1 मंथ था हाथ में, तो 1 मंथ तो कोई घर अपना नहीं रखता ना, जैसे आप कहीं एग्रीमेंट करोगे। तो इसलिए हमने कहा 1 मंथ है तो हम 15 डेज़ 20 डेज़ पहले देखना स्टार्ट कर लेंगे। और उसी बीच 2 दिन हमने स्टार्ट किया था घर ढूंढना, उसी बीच पापा जी का ये सब हो गया। फिर आने के बाद उन्होंने हमारे किसी और से शायद एडवांस ले लिया था या कुछ था, एक लेडीज़ थी जो पीछे पड़ी थी। हम सोच रहे थे कि 1 मंथ और एक्सटेंड कर दे। फिर ओनर का फ़ोन आया कि आप छोड़ रहे हो क्या, तो हस्बैंड बोले जब जवाब दे दिया कमिटमेंट रहना ज़रूरी है, तो हम लोगों को वो घर छोड़ना पड़ा। यूँ ही 1 नाइट में, एक रात में हमने सिर्फ शाम को 1.5-2 घंटे घूमे। उसी बीच जो घर मिला हमने वही घर फाइनल कर दिया। अब आपको लग रहा होगा ये घर नया है, पीछे से आपको पता चल रहा होगा। और आके शिफ्टिंग भी किया और मेरी तबीयत उसी बीच बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि 12 दिन तक हम सिर धो रहे थे और ऐसे बाल को इसे जुड़ा बना के गीले बाल को रखा जाता है। तो उससे मेरा क्या हुआ ना, वो सारे जो नस है ना अंदर से सब ब्लॉक हो गया। तो मैं जाके डॉक्टर को दिखाई, मेरे को क्यों ये 1 साइड सिर दर्द हो रहा था आँखों को लेके, ठीक है, पूरा कवर हो गया और मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मुझे लगा क्या एक्सीडेंट की वजह से इतना सर दर्द हो रहा है, या फिर मेरे को फिर से माइग्रेन अटैक आया, मेरे को आता है। तो मैंने कहा क्यों इतना, मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे फट जाएगा अभी सर, तो वैसा वाला दर्द हो रहा था। फिर हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें माइग्रेन का मेडिसिन दिया। 2 दिन माइग्रेन का खाया, उससे जा और तकलीफ़ बढ़ रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था और मेरे को उल्टी आ रहा था। मैं कुछ भी नहीं, पूरे 3 to 4 डेज़ ट्रेन में 2 दिन कुछ नहीं खाई और यहाँ आके 4 डेज़ कुछ नहीं खाया। फिर अचानक से डॉक्टर ने कहा अब कम नहीं हो रहा तो आपको MRI CT स्कैन करना पड़ेगा। एक तो हाथ में पैसे नहीं, वहाँ इतने लाखों का खर्चा हुआ है उड़ीसा में, वहाँ जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, लाखों का खर्चा है, ऊपर से बीमारी है यहाँ के। फिर हमने मेरे को लेके दिखाए, वो बहुत ज़्यादा हो गया था बर्दाश्त से बाहर। मैंने फिर भी कंट्रोल कर रही थी कि नहीं बताओ नहीं बताओ, लेकिन वो पता चल जाता। मैं खाना पीना छोड़ दिया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बच्चे को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। और फिर देखा तो साइनस का सिम्टम आया। साइनस वो होता है ना जो सारे ब्लॉक हो जाता है, जिससे आपको ब्रीथ लेने में तकलीफ़ होता है, आँखों में सांसों निकलता है, आपको 1 साइड दर्द तकलीफ़ होता है, वो धीरे धीरे पैरालाइज भी किसी किसी का हाथ पर हो जाता है। और ये मेरे को मेरे बेटे के टाइम में हुआ था, जब मेरा बेटा हुआ था। ठंड में मैंने ससुराल में ज़्यादा काम कर लिया, पानी का हाथ हो गए, बर्तन हो गया, घर झाड़ू पोछा कर लिया, तो मेरा राइट साइड पार्ट चलना बंद हो गया था, सर से लेके हाथ तक मेरा काम करना बंद हो गया था। और अभी फिर से वही चीज़, वही 12 दिन ससुराल में वही काम हुआ। वो तो पापा जी का काम था, करना पड़ेगा, घर साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, एक छोटी चीज़ साफ करना पड़ता था। इतनी सुई से लेकर धागा तक इतना मतलब काम करना पड़ता था। तो हो गया सारा कुछ, क्योंकि मेरे जेठानी जो है उनको वो ऑपरेशन हुए थे, उनको कुछ इशू था, तो उनको ज़्यादा हेवी काम करने के लिए डॉक्टर ने, जाहिर सी बात है कोई ऑपरेशन होगा तो फिर तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो छोटी हूँ मैं हो गया ज़्यादा बर्डन। खाना बन रहा था रोज़ 20-25 लोगों का, घर में इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पतीले उसमें। और मेरे को आदत नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे बना लूँगी, क्या होता है ना जब पुलाव बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, वो क्या दम लगाते हो तो वो बन जाता है। लेकिन ये ना स्टार्च जो निकालने वाला जो होता है ना पतीले से ऐसे घुमा के, वो बहुत बड़ा था और उसमें से निकालना स्टार्च मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत बड़े बड़े पतीले में खाना बन रहा था, पानी रोज़ धोना, घर धोना, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ। और सुबह रोज़ सर धो के नहाना और 1 टाइम खाना, वो भी सिर्फ शाम को।
और मेरा ऐसा ना, नहाने के बाद मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी, नहीं तो मेरे को कोल्ड होता है, तुरंत ठंड पकड़ती है। तो वो टाइम 12 दिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ना छींक आई ना खांसी आई। बस थोड़ा वन टाइम खाने की वजह से पेट गर्म हो गया था बीच में, तो मैं ORS लेके वो सही हो गई थी। लेकिन कुछ एक खांसी तक, छींक तक मेरे को नहीं आया। और जैसे 12 दिन कंप्लीट हुआ, सारा बीमारी एक साथ, और ये साइनस का सिम्टम था। फिर उसी बीच डॉक्टर ने बोल दिया कि ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मेरे को कोल्ड के काम करना है, कोई पानी के काम, मेरे को रेस्ट करना है, ठीक है। और मेरा रेस्ट तो ऐसे हो गई शिफ्टिंग में, मानो जैसे होता है ना, आप ऑलरेडी पानी में हो और कोई दोबारा चल और डूब जाए, वही वाली हालत है। हाँ, पर फिर भी हस्बैंड ने पैकर्स मूवर्स लगाया। हाथ में एक पैसे नहीं है, खर्चे पे खर्चे हो रहे थे। जिन्होंने घर ढूंढ लिया उनको भी पैसा देना पड़ा, फिर पेमेंट करना पड़ा। फिर उसके बाद पैकर्स मूवर्स वाले आए, वो सामान तो पैक करके ले आए, लेकिन यहाँ सेटिंग तो मेरे को करना है ना। तो फिर डस्ट वगैरह तो होता है। 1 मंथ से हम घर पे नहीं थे, वहाँ गए, उड़ीसा से आके घर झाड़ू पोछा धोना, डीप क्लीनिंग पूरा किया, तो वो डस्ट पानी सब हो गया, मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो गई। और इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, ना वीडियो बनाए, ना कोई अपडेट थी। बीच में आई लाइव में, फिर उसके दूसरे दिन और सीरियस हो गई, तो मैंने मोबाइल को मेरे से काफ़ी दूर रखा। मैंने कहा ना मैं किसी का फ़ोन रिसीव किया, ना कोई वीडियो बनाए, ना मोबाइल देखा, मैं कुछ भी नहीं देख रही थी। मोबाइल को मेरे से दूर कर दिया था। आज लिए हूँ, आज मैंने बनाया, मैंने कहा हो गया काफ़ी टाइम, थोड़ा सा अपडेट तो देती हूँ, नहीं तो ऐसे में तो रोज़ कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसी बीच फ्रेंड्स, मैंने घर शिफ्ट कर लिया। ये मेरा नया घर है, दिखाऊंगी धीरे धीरे। अभी बस थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ। अभी थोड़ा हमारे सिचुएशन ख़राब है, तो हम कम बजट में, लो बजट में एक घर ले लिया है। और ये रहा, एक मिनट, ये रहा हॉल एरिया। यहाँ से ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस है। एंट्रेंस है ये, और इधर हमने टीवी लगाया। ये ग्रोसरी रखा हुआ है, कल जाके लेके आए थे, घर में नहीं थे तो ग्रोसरी नहीं था, कल रिलायंस गए थे रात को, ये सब लेके आए हैं। इधर हमने मंदिर लगाया, क्योंकि अब 1 साल तक मैं पूजा नहीं करूँगी। मैं सोच रही थी एक दिन मैंने मेरे मंदिर का एक मतलब टूर, मतलब अच्छे से दिखाऊंगी कैसे क्या है, लेकिन नहीं हो पाया। और ये देखो मंदिर है। अभी सारे भगवान नहीं लगे, मैं कुछ नीचे रख दिए, मैंने किसी को बुलाया, वो आके कर दिए। और अभी 1 ईयर तक ना हमारे उधर पूजा नहीं होता, ना मंदिर कोई टच करता है, तो मैंने किसी को बुलाया, उनको जैसे आया उन्होंने ऐसे लगाया है। जबकि मैंने मंदिर का पूरे कपड़े वगैरह दिखाया था, वो सारा मैंने स्टिच करके लाई हूँ, तो वो बाद में लगाऊंगी। ये रहे मेरे भगवान और ये मेरे मंदिर। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा मंदिर, बताना। और फिर इधर ऐसे है यूनिट वगैरह, स्टोरेज है। अभी कुछ कुछ सामान ऐसे पड़े हैं छोटे मोटे, उसको मैं रखूँगी, थक गई हूँ काम करते करते। और ये रहा फ्रिज, और इधर भी कर्टन्स लगाऊंगी, अभी लगाया नहीं है, स्लाइडर लगा हुआ है। और यहाँ से आके ये रहा मेरा किचन, ये पूरा किचन है मेरा। तो ये था किचन, और ये रहा वॉशरूम एरिया। इसको क्या दिखाऊं, एक है और ये एक है, ठीक है ठीक है। और ये रहा
बेडरूम। ये रहा बेडरूम और ये इधर एक विंडो है और इस साइड भी एक विंडो है और ये पीछे को बैक को रहता है ना, मैंने इसमें सारा सामान वो लगाया है क्योंकि और जगह नहीं है इधर, क्योंकि इसमें कबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है और अभी इतना पेमेंट नहीं है कि मैं तो सोची थी दिवाली पे एक वॉशिंग मशीन और अलमारी लूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो और एक ये रहा एक एरिया, ये एक एरिया है। एक्चुअली ये वाला ना बालकनी था, ठीक है, ये वाला बालकनी था और इसको ओनर ने ऐसे एक्सटेंड कराया, एक रूम बना दिया, ठीक है, जिससे स्टोरेज आ सके। तो मैं ऐसे कपड़े सारे फोल्ड करके, ये अभी धुले हुए कपड़े हैं लेके आई हूँ, लगाए नहीं हूँ, बाकी सब ऐसे फोल्ड करके अच्छे से रखा है, ठीक है। और ये फ्रिज का कार्टून मैंने ऐसे पीछे लगाया है और इधर आयांस का बुक्स वगैरह है। इधर सारे ट्रॉली बैग, जो ट्रॉली बैग है ना, ये सारा मैंने ऐसे कवर कर दिया है। उसके ऊपर कुछ कुछ सामान जो है ज़रूरी कि वो रख दिया क्योंकि अब जगह नहीं हो रहा था। और ये एक एक्स्ट्रा गद्दा है, ये मुझे लगा हस्बैंड दिल्ली जाएंगे तो लेके जाएंगे, वो नहीं लिए। और ये कुछ कुछ सामान ऐसे कवर कर लिया। और उसके बाद ना आता है मेरा आंगन, बैकयार्ड है ये मेरे फ्लैट का। ये देखो, ये पीछे मैंने घर शिफ्टिंग के बाद जो बचा है वो देने के लिए आते हैं ना सफाई वाले, उनको देने वाले हूँ, इसलिए अलग से रख दिया। और ये टेडी कितना गंदा हो गया, पड़े पड़े बाहर, इसको साफ़ करूँगी यहाँ से। आयांस का साइकिल है इधर, ठीक है। और ये रहा मेरा किचन का पीछे का विंडो। इसको क्लीन करने के बाद ना इधर गमले वगैरह लगाऊंगी तो प्लांट वगैरह अच्छा लगेगा। और ये रहा हॉल की विंडो, इधर भी है प्लांट वगैरह लगाने और कपड़े ड्राई करने के लिए स्पेस। और काफ़ी बड़ा स्पेस है, रूम छोटा है लेकिन बैकयार्ड बहुत बड़ा है। और ये एक नींबू का है, नींबू के पेड़ है। और इधर मैंने अपने लगाया, ये सारे मेरे पौधे हैं। ये भी एक है सीताफल या शरीफा जो बोलते हो, कस्टर्ड एप्पल, उसका है। ये मेरे पौधे हैं, ये वाला, ये एक मिनट दिखाते हो। ये हो गया, ये सब हो गया। ये मैंने उड़ीसा से लेके आई हूँ, ब्राह्मी का, यहाँ में नहीं मिलता, बहुत कोशिश करो बचाने के लिए। तो ये हो गया। ये टमाटो आया है, ये कैप्सिकम का आया है, लगाया था मैंने चेरी टमाटो, वहाँ मैं उड़ीसा चली गई तो वो मर गया। और ये तो है अपराजिता, आपको वही तो पता है, एक ब्लू कलर का एक वाइट कलर का, दो है। और इधर मैंने ओनियन आके लगाया है, थोड़ा सा आलू लगाया है। और ये मोगरा है। और इधर एक गेट है, इधर मेरा मंदिर है, एक हमारे सोसाइटी का मंदिर है, दत्ता मंदिर। शाम को थोड़ा मन लग जाता है वहाँ पे, इतना स्पेस है, आगे तक है हमारा, लेकिन यहाँ पे गेट लगा दिया उन्होंने तो सेफ्टी के हिसाब से। और यहाँ से मेरा बेडरूम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ एक पीछे एक मिल गया ना, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने रख दिया। और ये तो आपको दिख गया मेरा बेडरूम। इधर अच्छा स्पेस है स्टोरेज के लिए, रख दिया है। ये पूरा ऊपर का स्टोरेज मेरा भरा हुआ है, सारा सामान आ गया। ये ऊपर रहा इन्वर्टर,
और बाकी ये तो आपको दिखाया अच्छे से। कैसा लगा बताना फ्रेंड्स, कैसा लगा फ्रेंड्स बताना। और पता है कुछ टाइम के बाद अगर आप मिलते हो ना, लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे वही सारा चीज़ होता है ना। तो अब से रेगुलर ब्लॉग आएगा। और इधर ना ये रहा मेरे ससुर जी की फ़ोटो। उनका 12th सेरेमनी हो रहा था, जो होता है ना 12वीं द्वादश क्रिया। अरे यहाँ पे ना वो द्वादश क्रिया का जो कीर्तन कहते हैं ना रात को, वो हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिया बोलते, शुद्धि क्रिया जो बोलते हैं, वो 9th वाला 7th वाला अगर कोई भांजा भांजी हो, पोता पोती हो, वो देते हैं। 9th वाला बेटी लोग देते हैं, 10th बेटा का होता है, और 12th 11 12th भी बेटा देता है। और 12th डे उनके आत्मा की शांति के लिए, जिनका डेथ होता है उनके आत्मा की सदगति के लिए, तो ये कीर्तन करके भगवान का नाम लिया जाता है और कामना किया जाता है कि उनके आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान मिले, उनके आत्मा मतलब अंतरात्मा को सदगति मिले। तो इसलिए ये कीर्तन किया जाता है। इधर मेरे ससुर जी यानी कि मेरे फादर इन लॉ के काफ़ी रिलेटिव्स आए हुए थे, उनके साथ के भी काफ़ी दोस्त आए हुए थे। और ये कीर्तन मंडली बुलाया जाता है, उनका अलग है, उनको बुलाने पर वो आते हैं और कुछ पूजा होता है। और मुझे इतना तो नहीं पता है, छोटे मोटे जितना पता है मैं वही बताती हूँ। और उधर पीछे से सारे लोग खाना खा रहे थे 12th डे का। तो ऐसे करके मेरे ससुर जी का काम हुआ और अच्छे से हो गया सब कुछ। लेकिन हाँ, दुख इस बात का हुआ, कम से कम मेरे पापा के जाने के बाद कम से कम मेरे ससुर जी तो थे जिंदा। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और बाप का हाथ होना सिर पे कितना बड़ी बात है, ये जिनके पास है उनको ही पता है। और जिन्होंने अपने पापा को खोया है ना, वो मेरे साथ ज़रूर मतलब क्या एग्री करेंगे कि कितना दुख होता है। और मैं प्रे करूँगी पापा जी जहाँ कहीं भी रहे, खुशी से रहे, भगवान उनको उनके अमर आत्मा को सदगति दे। ये था फ्रेंड्स, लाइफ कब क्या कैसे हो जाता है कुछ पता नहीं होता। 2 मिनट पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कल ये लोग उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, बैठ रहे थे, और आज वही लोग इनके लिए कीर्तन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भगवान उनको आत्मा को सदगति दे। तो लाइफ इज़ वेरी मच अनसर्टन, इसलिए कोई गुस्सा मत होइए, कोई छल कपट ये सब मत करिए, सब खुशी से रहिए, बस यही कामना करूँगी। क्या बोलूँ, सब कुछ हो गया। मेरे हस्बैंड तो मतलब ऐसे टूट गए, उनको लग रहा है कि अब कैसे होगा, उनको हर मोमेंट ऐसे लग रहा है अब कैसे होगा, आगे का कैसा होगा, क्या होगा। वो बस यही सोच रहे, क्योंकि आज तक घर का हर छोटे से छोटे काम ना पापा देख रहे थे। इन लोगों को तो पता भी नहीं होता था कितना ज़मीन है, कितना घर है, कहाँ क्या है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं पता होता था। फ्रेंड्स दुआ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय जगन्नाथ।